नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 का चैप्टर 6 अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव कैसा रहा था वो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अंग्रेजी शासन का भारत पर प्रभाव। अरुणा प्रातःकाल ध्यानपूर्वक समाचार पढ़ रही थी। उसी समय उसकी पुत्री पूर्वा पास में बैठकर गृह कार्य कर रही थी। अरुणा ऊंची आवाज में पढ़ते हुए बोली, लीबिया में क्रांति। यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया, मम्मी लोग क्रांति क्यों कहते हैं? तो बच्चों, अरुणा प्रातःकाल यानी कि सुबह में ध्यानपूर्वक समाचार पढ़ रही थी। उसी समय उसकी पुत्री पूर्वा पास में ही बैठी थी। वो पास में बैठकर गृह कार्य यानी कि होमवर्क कर रही थी। अरुणा ऊंची आवाज में पढ़ते हुए यानी कि दूसरों को सुनाई दे ऐसी ऊंची आवाज में पढ़ते हुए बोली कि लीबिया में क्रांति। यह सुनकर पूर्वा ने प्रश्न किया कि मम्मी लोग क्रांति क्यों कहते हैं? क्योंकि क्या है? अरुणा ने उत्तर देते हुए कहा, देखो बेटा, लोगों की आवश्यकता यानी कि जो भी जरूरतें हैं वो पूर्ण नहीं होती है। न पूर्ण होने पर लोग क्या करते हैं? उनका हक मांगने के लिए आर्थिक स्वरूप से तबाह हो तब क्रांति की तरफ मुड़ जाते हैं। हमारे देश में अंग्रेजी शासन के समय भारत में लोगों की परिस्थिति बहुत दयनीय और कंगाल बन गई थी। तब ऐसा हुआ था। उसकी मम्मी बताते हुए कहती है कि हमारे देश में जब अंग्रेजी शासन था उस समय भारत में लोगों की परिस्थिति दयनीय यानी कि कंगाल बन चुकी थी। तब ऐसा हुआ था। चलो, तुझसे मैं उस समय के भारतीय जीवन की बात करूंगी। तो उसकी मम्मी बताते हुए कहती कि बेटा चलो, तुम्हें मैं उस समय के भारतीय जीवन की कहानी बताती हूँ। भारत की आर्थिक समृद्धि 18वीं सदी तक यथावत रही थी। औरंगजेब के अवसान के बाद की अराजकता भी उसे हानि नहीं पहुंचा सकी। विश्व के इतिहासकारों ने भी स्वीकार किया है कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति, उसके उद्योग और व्यापार वाणिज्य के संगठन बेमिसाल थे। यही भारत देश 100 वर्ष के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल कंगाल और पायमाल देश बन गया। यह इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला और उसके कारखानों में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बना था। तो यानी कि बच्चों, भारत की आर्थिक समृद्धि कौन सी सदी में हुई थी? 18वीं सदी तक जैसे कि तैसे ही रही। और औरंगजेब के अवसान, उसकी मृत्यु के बाद धीरे धीरे अराजकता की जैसी परिस्थिति आ गई, उससे हानि नहीं पहुंचा सकी। विश्व में इतिहासकारों ने भी स्वीकार कर लिया था कि 18वीं सदी तक भारत की उत्पादन पद्धति, उसके उद्योगों, उसके व्यापार वाणिज्य के संगठन कैसे रहे थे? बेमिसाल रहे थे। यही भारत देश 100 वर्ष के अंग्रेज कंपनी के शासन में बिल्कुल क्या बन गए थे? कंगाल और पायमाल देश बन गया था। यह इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला, तो इंडिया में इंग्लैंड के लिए कच्चा माल पैदा करने वाला कौन सा देश था? तो भारत। उसके कारखाने में तैयार हुए माल का विशाल बाजार बन चुका था। अंग्रेज शासन के समय किसान और खेती यानी कि अंग्रेज शासन के शासनकाल दरमियान किसान और उनकी खेती। बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात अंग्रेजों को अपनी आय बढ़ाने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया। यानी कि बच्चों, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सत्ता प्राप्त करने के पश्चात उसके बाद अंग्रेजों को अपनी आय बढ़ाने के लिए यानी कि इनकम पैदा करने के लिए एक विशाल क्षेत्र मिल गया था। वो क्षेत्र कौन सा था? तो इंडिया यानी कि भारत। किसान वर्ग और खेती बाड़ी से वे अधिक से अधिक महसूल वसूल करने लगे। यानी कि किसान वर्ग के और खेती बाड़ी, उसमें जो उत्पादन होता था वही वे अधिक से अधिक महसूल वसूल करने लगे।
परिणाम स्वरूप किसान वर्ग पायमाल हो गया था। इसी कारण धीरे धीरे किसान वर्ग पायमाल होता गया। उनके बाहर घर के आभूषण बेचने की भी किसान महसूल नहीं भर सकते थे। उनके बाद किसान जो था वो उसके पास रहे हुए बचे हुए आभूषण बेचकर भी किसान अपना जो महसूल था वो भर नहीं सकता था। परिणाम स्वरूप उनकी जमीन बेच दी जाती थी। उसके बाद उसकी जमीन जो किसान की जमीन थी उसकी जमीन बेच दी जाती थी। किसानों की बहुत सी जमीन कर्ज में डूब जाती थी। इसी कारण किसानों की उसके पास रही हुई जमीन कर्ज में डूब जाती थी। बहुत से किसान साहूकारी के भारी ब्याज के प्रथा का शिकार बनकर बर्बाद हो गए। यदि कि कई ऐसे किसान थे वो साहूकारों के भारी ब्याज बढ़ जाने के कारण इस प्रथा का शिकार बनकर बहुत से किसान बर्बाद भी हो चुके थे। खेती बाड़ी टूट गई, धीरे धीरे खेती बाड़ी भी टूट गई। इसका जीने का सहारा कुछ भी न रहा। इसी बीच 1770 में बंगाल में भीषण दारुण अकाल पड़ा। इसी कारण इसके भी 1770 में बंगाल में भीषण दारुण अकाल पड़ा। भूखमरी के कारण लोगों की मृत्यु हुई, क्योंकि खाने के लिए कुछ मिलता नहीं था। इसीलिए लोगों को दिन प्रतिदिन क्या होने लगी थी, मृत्यु होने लगी थी। कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि कॉर्नवालिस नामक गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त नामक महसूल पद्धति लागू की थी। इस पद्धति के अनुसार कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए जमीन की महसूल निर्धारित की थी। इस पद्धति के कारण कॉर्नवालिस ने कंपनी ने प्रत्येक वर्ष के लिए जमीन की महसूल निर्धारित यानी कि निश्चय की। जमीन का स्थायी अधिकार जमींदारों को दिया जाता, यानी कि कंपनी ने अपनी आय निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला जमींदार वर्ग तैयार किया। यानी कि जमीन का स्थायी जो अधिकारी था वो जमींदारों को दिया जाता। यानी कि कंपनी ने अपनी आय जो इनकम होती थी उसमें से निश्चित बनाकर अपने पक्ष में खड़ा रहने वाला, यानी कि अंग्रेजों के पक्ष में खड़ा रहने वाला जमींदार वर्ग तैयार किया। दूसरी तरफ तड़तोड़ मेहनत करके चिलचिलाती धूप सहकर जमीन जोतकर फसल पैदा करने वाले का शोषण होता था। यानी कि बच्चों, दूसरी तरफ कौन सा वर्ग खड़ा था, तो तनतोड़ जो ज़्यादातर मेहनत करने वाला लोग थे, चिलचिलाती धूप में रहकर भी काम करने वाले लोग थे, जमीन जोतकर फसल उगाने वाले यानी कि पैदा करने वाले लोगों का क्या होता था, शोषण होता था। तो किसके द्वारा, तो अंग्रेज शासन के द्वारा। तो बच्चों, हम यहाँ पे दे सकते हैं 6.1 में बर्बाद हुए किसान वर्ग की तस्वीर आप देख सकते हो। 6.2 में कॉर्नवालिस का चित्र आप देख सकते हो। तो 6.1 में बर्बाद हुए यानी कि समस्या से घिरे हुए किसान वर्ग दिखाई दे रहे हैं। 6.2 में कॉर्नवालिस का चित्र आप देख रहे हो। तो सामाजिक जीवन को ग्रहण, सामाजिक जीवन को ग्रहण कैसे लगा, तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में महसूल वसूल करने का कार्य जिसे सौंपा गया था उसे कलेक्टर कहा जाता था। वह न्यायाधीश का भी कार्य करता था। अंग्रेजी राजतंत्र के ऐसे प्रशासन से हमारे देश के पुरानी ग्राम्य राज्य की प्रथा नष्ट हो गई। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल दरमियान उसमें महसूल वसूल करने का कार्य जिसे भी सौंपा जाता था उसे कलेक्टर कहा जाता था। वह न्यायाधीश का भी कार्य करता था। वो जो कलेक्टर होता था वो न्यायाधीश का भी कार्य करता था। और अंग्रेजी राजतंत्र ऐसे प्रशासन से हमारे देश की पुरानी ग्राम स्वराज की प्रथा धीरे धीरे क्या होने लगी थी, नष्ट होने लगी थी। प्राचीन काल में प्रत्येक गांव एक छोटे गणतंत्र जैसा था। यानी कि पुराने ज़माने में क्या था, प्रत्येक
हरे के जो गांव था वो गांव छोटे छोटे गणतंत्र जैसा माना जाता था। ग्राम पंचायती गांव की सभी प्रशासनिक व्यवस्था संभालती थी, यानी कि ग्राम पंचायती गांव की जो प्रशासनिक संस्थाएं थी वो व्यवस्था वो भी संभालती थी। देश की मेरुदंड जैसी यह ग्राम स्वराज्य की संस्था थी, यानी कि भारत देश की मेरुदंड जैसे ही ग्राम स्वराज्य की संस्था थी। बाहरी आक्रमणों के समय और सल्तनत शासन व्यवस्था के समय भी हमारी ग्राम स्वराज्य संस्थाएं अडिग खड़ी थी, यानी कि बाहर से जो आक्रमण होता था और उस समय से सल्तनत शासन व्यवस्था के समय भी हमारी जो ग्राम स्वराज्य संस्थाएं आई हुई थी वो अडिग खड़ी थी। अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई इस नई शासन पद्धति से यह संस्था नष्ट हो गई थी, यानी कि धीरे धीरे हमारे यहाँ जो शासन व्यवस्था चल रही थी, स्वराज संस्थाएं थी, वो अडिगम पहले थी और अंग्रेज संस्थाओं द्वारा शुरू की गई इस नई जो शासन पद्धति थी उससे ये जो पुरानी वाली संस्थाएं थी वो नष्ट हो गई थी। कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधार की जो नीति अन्यायी थी उससे लोगों में भय पैदा किया था। लोगों को लगा कि कंपनी सरकार जबरन ईसाई धर्म स्वीकार करवाकर भारत के धर्म और संस्कृति का नाश करना चाहती है, यानी कि कंपनी सरकार ने सामाजिक सुधारक की जो नीतियाँ अपनाई थी उसे लोगों में भय पैदा कर दिया था और लोगों को लगा कि कंपनी सरकार जबरन यानी कि जबरदस्ती से ईसाई धर्म स्वीकार करवाकर भारत के धर्म और संस्कृति का नाश करना चाहती है। रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार अवगणना की जाती है और रेलवे और सेना में भारत की सामाजिक व्यवस्था की बारंबार क्या होता है अवगणना, यानी कि उसे मान दिया नहीं जाता, ऐसी मान्यता लोगों में पैदा हो गई थी। तो भारत के सामाजिक व्यवस्था के कारण बारंबार लोगों को क्या हो रही थी अवगणना हो रही थी। ऐसे धीरे धीरे लोगों को लगने लगा था कि आगरा में ऐसा फरमान जारी किया था कि प्रत्येक भारतीय अंग्रेजों को सलाम करेगा, यानी कि आगरा में ऐसा फरमान यानी कि जाहिर किया था कि प्रत्येक जो नागरिक होता है भारतीय वो अंग्रेजों को सलाम करे। यदि ऐसा न किया जाए तो वो दंड के लायक कहलाता है। जो भी व्यक्ति क्या है अंग्रेज अफसर को जो भी सलाम नहीं करता है उसे दंड भरना पड़ता है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के दिल में रोष और नफरत की भावना उत्पन्न होती हुई। ये सब परिणामों के स्वरूप क्या हुआ था अंग्रेजों के प्रति धीरे धीरे भारतीयों के दिल में रोष और नफरत की भावना उत्पन्न होने लगी। भारतीय व्यापार और उद्योगों का विनाश धीरे धीरे जैसे ये भारतीय व्यापार और उद्योग का विनाश होने लगा, भारत के कर्जे यूरोप तथा एशिया के आवश्यक कपड़ों के सभी मालों की पूर्ति करते थे। भारत यानी कि यूरोप और एशिया के जितना भी चाहिए उतना माल और कपड़े के सभी मालों की पूर्ति कौन करता था तो भारत करता था। पश्चिम के व्यापारी यहाँ माल खरीदने आते थे, यानी कि दूर दूर से पश्चिम के व्यापारी भी माल खरीदने के लिए भारत में आते थे। भारत में बनने वाला सन, ऊन, रेशम और सूती कपड़ों की विदेशों में मांग रहती थी, यानी कि भारत में जो उत्पादन होने वाला माल था बनने वाला क्या क्या था। उदाहरण से हम जानेंगे सन, ऊन, रेशम और सूती कपड़ों की विदेशों में धीरे धीरे मांग बढ़ने लगी। ढाका का मुलायम बारीक मलमल की दुनिया में बड़ी मांग थी, यानी कि धागा का जो सुप्रसिद्ध कापड़ कौन सा है मुलायम और बारीक मलमल की दुनिया में सुप्रसिद्ध है, उनकी बड़ी मांग विदेशों में रहती थी। कपड़े के अतिरिक्त सोरा, नमक, मिश्री आदि माल का निर्यात होता था और उसके बदले में भारत में बेशुमार सोने चांदी का आयात भी होता था, यानी कि कपड़े के अतिरिक्त सोरा यानी कि
इंडिया से मंगाते थे और उसमें कई और भी चीज वस्तुओं थे। इसमें नमक, मिश्री आदि माल का भी निर्यात होता था और उसके बदले में भारत में बेशुमार उसके बदले क्या क्या निर्यात होता था? सोना, नमक, मिश्री और आदि अन्य माल निर्यात होता था और उसके बदले में भारत में बेशुमार क्या आयात होता था? सोने और चांदी आयात होता था। अंग्रेज शासन के लागू होते ही यह स्थिति बदल गई, यानी कि अंग्रेज शासन के लागू होते ही स्थिति धीरे धीरे बदल गई। सोने चांदी का प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगा, यानी कि सोने चांदी का प्रवाह उल्टी दिशा में बहने लगता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत में अंग्रेजों ने केवल बंगाल में से ही आवाज के हिसाब से गिनी तो 500 करोड़ रुपए मात्र 2 दशक के शासक में ले गए थे। विचार करें पूरे देश में कितनी संपत्ति अंग्रेजों के एकत्र की होगी। यानी कि हम औद्योगिक क्रांति की शुरुआत अंग्रेजों ने केवल बंगाल से ही आज के हिसाब से गिने तो 500 करोड़ रुपये मात्र तो 2 दशक में शासन में ले गए थे। तो विचार कीजिए, तो हम विचार करेंगे पूरे देश में तो कितनी संपत्ति अंग्रेजों के द्वारा ले जा गई होगी। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि 6.3 भारत के गृह उद्योग की दुर्दशा कैसे हुई। तो भारत के गृह उद्योगी की दुर्दशा, भारत में उत्पन्न होने वाले कच्चे माल और भारत में ऐसे एकत्र किए हुए रुपये की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड में उद्योग धंधे विकसित करने लगे। यानी कि भारत में जो भी माल उत्पन्न होता था और उत्पन्न होने वाले कच्चे माल और भारत में ऐसे ही एकत्रित यानी कि इकट्ठे किए होंगे और उसमें से मिले हुए रुपए की मदद से अंग्रेज इंग्लैंड में उद्योग धंधे विकसित करने लगे। इंग्लैंड में बनने वाला माल भारत में बिना चकाचौंधी के आता था, यानी कि इंग्लैंड में जो भी बनने वाला जो माल था वो भारत में बिना यानी कि कोई टैक्स नहीं लगता था और जबकि भारत के कपड़े पर 80% जकात डाला गया, फिर भी भारत में जो आने वाले कपड़े थे और 80% जकात डाला गया। परिणाम स्वरूप भारत में उत्पन्न होने वाला माल भारत में ही महंगा पड़ने लगा। यानी कि भारत में ही उत्पन्न होने वाला यानी कि तैयार होने वाला जो माल था वो धीरे धीरे भारत को ही महंगा पड़ने लगा। इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय हस्त उद्योग और उद्योग धंधे नहीं चल सके। इस प्रतिस्पर्धा यानी कि हरीफाई में भारतीय हस्त उद्योग और उद्योग धंधे थे वो धीरे धीरे क्या बंद होने लगे। इस अंग्रेज नीति के कारण कपड़े बनाने, धातु, शीशे, कागज, नवाब जैसे यानी कि इस अंग्रेजी नीति के कारण हमारे देश में जो उत्पन्न होने वाले कपड़े बनाने वाले धातु, शीशे, कागज, नवा बनाने आदि अपने कारीगरी उद्योग नष्ट हो गए। यानी कि ऐसी अंग्रेजों की नीति होने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ था, तो कपड़े बनने वाले जो उद्योग थे, धातु, शीशे, कागज, नाव बनाने आदि अपने अनेक कारीगरी उद्योग धीरे धीरे क्या होने लगे थे, नष्ट होने लगे थे। लाखों कारीगर बेरोजगार बने। इसी के कारण लाखों लोग क्या बने थे, बेरोजगारी, यानी कि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। धीरे धीरे भारत के ग्रामीण कारीगरों की गरीबी बढ़ने लगी। इसी कारण धीरे धीरे ग्रामीण कारीगरों की कारण गरीबी बढ़ने लगी। सुधारों के प्रति संदेह, तो बच्चों हम देख सकते हैं 6.4 में विलियम बेंटिक की आप तस्वीर देख सकते हो। सुधार के प्रति संदेह, यानी कि विलियम बेंटिक ने कई सुधारे किए थे लेकिन इसके फायदा हमें भारत वालों को नहीं हुआ था, वो उससे ही फायदा हो रहा था। विलियम बेंटिक जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आया उस समय इंग्लैंड में उदार विचारधारा के
धीरे धीरे फैला हुआ था। यानी कि विलियम बेंटिक जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए तब इंग्लैंड में उदार विचारधारा के धीरे धीरे फैला हुआ था। इस परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव भारत तक पहुंचा। तो उस परिवर्तन का थोड़ा प्रभाव किसे मिला था? भारत तक पहुंच गया था। अंग्रेज शासन प्रजा के जीवन में रुचि रखने लगे। यानी कि अंग्रेज शासक क्या करने लगे थे? धीरे धीरे प्रजा के जीवन में रुचि यानी कि रस लेने लगे। थोड़े बहुत सुधार करके विलियम बेंटिक ने अनुवाद में अधिक मान सम्मान प्राप्त किया। यानी कि थोड़े बहुत क्या कहे थे? सुधारे भी किए थे। और उसके कारण विलियम बेंटिक ने अनुपात में यानी कि शुरुआत में अधिक मान सम्मान तो प्राप्त हुआ। बेंटिक ने कंपनी के प्रशासन में भारतीयों को स्थान दिया। अदालत में न्याय मांगने आने वालों को मातृभाषा का उपयोग करने की छूट दी गई। यानी कि बेंटिक ने कंपनी में और प्रशासन में भारतीयों को धीरे धीरे स्थान देने लगे। अदालत में न्याय मांगने और आने वालों को मातृभाषा का उपयोग करने की छूट भी दी गई। राजा राम मोहन राय और अन्य सुधारक सती होने के राक्षसी रिवाज को बंद कराने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। यानी कि अदालत में न्याय मांगने आने वाले लोगों को कौन सी भाषा मातृभाषा का उपयोग करने की छूट दी गई और राजा राम मोहन राय और अन्य सुधारक सती होने जैसे और राक्षसी रिवाज जो यहाँ पर प्रचलित थे वो बंद कराने के लिए बहुत समय से प्रयास कर रहे थे। और बेंटिक ने इन सुधारों को निवेदन का सुनकर सती होने के रिवाज पर प्रतिबंध लगाते हुए ये कानून 1829 में यानी कि इन सब सुधारकों और निवेदन को सुनकर सती होने का रिवाज और प्रतिबंध लगाते हुए कानून कब हुआ था? 1829 में लागू किया। बेंटिक ने समय में अंग्रेज अधिकारी भारत का सुधारक वर्ग चाहता था। यानी कि बेंटिक के समय में अंग्रेज अधिकारी भारत का सुधारक वर्ग चाहता था। ऐसे कुरिवाजों को रोकने का प्रयास करता था। ऐसे सुधारों को भारत के रूढ़िवादी लोग संदेह की नज़र से देखने लगे। यानी कि बेंटिक के समय में अंग्रेज अधिकारी भारत के सुधारक वर्ग चाहते थे। ऐसे ही समाज में प्रवेश हुए यानी कि एंटर हुए कुरिवाजों को रोकने का प्रयास करता था। ऐसे सुधारों को भारत में रूढ़िवादी लोग यानी कि संदेह की नज़र से देखने लगे। कंपनी सरकार ने शिक्षा के लिए हर वर्ष लाख रुपये खर्च रखने का प्रस्ताव पास किया था। यानी कि कंपनी सरकार ने शिक्षा यानी कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए हर वर्ष यानी कि हर साल 1 लाख रुपये खर्च रखने का प्रस्ताव पास किया था, परंतु उस पर अमल नहीं होता था। परंतु ये जो नियम दाखिल किया गया था उस पर अमल नहीं हुआ था। अंत में बेंटिक के समय में शिक्षा समिति की रचना हुई। अंत में बेंटिक के शासनकाल दरमियान शिक्षा समिति की रचना हुई। इसी सन 1834 में मेकाले नामक अंग्रेज अधिवक्ता को अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। यानी कि बच्चों शिक्षा समिति की रचना कब हुई थी? तो बच्चों किसके शासन में? तो आपको लिखना होगा कि इसी सन 1836 में मेकाले नामक एक अंग्रेज अधिवक्ता को अंग्रेजी शिक्षा का विचार आया। मेकाले द्वारा शुरू की गई शिक्षा पद्धति से भारतीय युवकों को मनवांछित लाभ नहीं मिला। यानी कि किसने शुरू की थी शिक्षा पद्धति बच्चों? तो मेकाले ने। और मेकाले द्वारा शुरू की गई शिक्षा पद्धति से भारतीय युवकों को मनवांछित यानी कि जो मनपसंद लाभ नहीं मिला। अपने पूर्वजों द्वारा विकसित की गई प्राचीन विद्याएं सीखने का लाभ भारतीय होने लगे। यानी कि अपने जो पूर्वजों थे उसके द्वारा विकसित यानी कि प्रचलित की गई प्राचीन यानी कि पुरानी विद्याएं
सीखने का लाभ भारतीय धीरे धीरे क्या करने लगे थे, होने लगे थे। देश में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई, धीरे धीरे देश में क्या होने लगी थी, अंग्रेजी शिक्षा शुरू होने लगी थी। इस शिक्षा पद्धति का विरोध हुआ, धीरे धीरे ये जो शिक्षा पद्धति शुरू हुई थी इसका विरोध होने लगा। महात्मा गांधी जो उसे गुलामी की शिक्षा कहते थे। ये जो शिक्षा मैकॉले ने शुरू की थी, इस शिक्षा पद्धति का विरोध भी हुआ और महात्मा गांधी जी ने तो उससे गुलामी की शिक्षा भी कहते थे। बाद में 1857 में यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। तो बाद में उसके बाद क्या हुआ बच्चों, तो 1857 में यूनिवर्सिटियों की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा से अंग्रेजों को आवश्यक पढ़े लिखे कर्मचारी मिलने लगे, यानी कि धीरे धीरे अब क्या होने लगा था, अंग्रेजी शिक्षा दाखिल की थी और धीरे धीरे लोग उस तरफ क्या हुए थे, आकर्षित हुए थे और अंग्रेजी शिक्षा ने अंग्रेजों को आवश्यक पढ़ने पर पढ़े लिखे हुए कर्मचारी धीरे धीरे मिलने लगे। फिर भी भारतीय इस शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनमें से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीयवादी व्यक्ति निर्मित होने लगे, यानी कि ये जो भारतीय इस शिक्षा को धीरे धीरे अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त करने लगे और उनमें से स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय व्यक्ति निर्मित होने लगे। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उसे उस व्यक्ति को नियमित करते थे। औद्योगिक क्रांति के कारण कारखानों को कार्यरत रखने और आवागमन के लिए यातायात की और संदेशा व्यवहार की मांग पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की खोज होने लगी, यानी कि औद्योगिक क्रांति के कारण क्या होने लगा था, कारखानों को कार्यरत रखने और माल के आवागमन यानी कि माल ले जाना और ले आना के लिए यातायात यानी कि वाहनों की और संदेशा व्यवहार की मांग की पूर्ति के लिए नए नए यंत्रों की धीरे धीरे खोज होने लगी। हिंद में भी उनका उपयोग किया जाता था और हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा, सैन्य अंकुश भी रखा जाएगा। इस प्रकार के उद्देश्य से भारत में रेलवे शुरू की गई। तो बच्चों, हिंद में सभी उनका उपयोग किया जाए और हमारे व्यापार को लाभ मिलेगा और सैन्य अंकुश भी रखा जाएगा। इस प्रकार के उद्देश्य के कारण क्या हुआ था, रेलवे की शुरुआत की गई थी। तो बच्चों, भारत में सर्वप्रथम ईस्वी सन 1853 में मुंबई और थाना के बीच रेलवे शुरू हुई थी। आपको एक वाक्य में प्रश्न पूछा जा सकता है, आप लाइन कर सकते हो। भारत के विशाल देश में हर एक भाग पर नजर रखने और विदेशी राज्यों को संदेश देने के लिए आवश्यक प्रतीत होने पर इसी सन 1856 में डाल और तार संदेश की पद्धति अपनाई गई। साथ ही साथ में देश छापखाना और समाचार पत्रों का प्रसार बढ़ना शुरू हुआ। तो बच्चों, भारत में जैसे देश कैसा था, बहुत विशाल, हर एक भाग पर नजर रखने और विदेशी राज्यों को संदेश देने के लिए एक आवश्यक प्रतीत होने पर इसी सन 1856 में क्या हुआ था, डाक और तार संदेश की आधुनिक पद्धति अपनाई गई थी। साथ ही साथ हमारे देश में छापखाना और समाचार पत्रों द्वारा प्रसार बढ़ाना भी शुरू हुआ था। इस प्रकार ब्रिटिश शासन ने सुधार अंग्रेजों के हित के लिए थे, फिर भी राष्ट्रीयवाद और उद्देश्य के लिए यह भारतीय के लिए आशीर्वाद स्वरूप बना। तो बच्चों, ब्रिटिश शासन के सुधारक अंग्रेजों कौन थे, तो अंग्रेजों उसके हित के लिए ही जो भी नियम बनाए थे, जो भी सुधारक बनाए थे, वो किसके लिए थे, अंग्रेजों के लिए थे और फायदा भी किसका था, उसका। फिर भी राष्ट्रीयवाद के उद्देश्य के लिए यह भारतीयों के लिए आशीर्वाद रूप समान साबित हुआ। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किया हुआ वर्ग विश्व के प्रभाव के साथ अवगत हुआ, यानी कि जो भी लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की थी, वही जो वर्ग था वो सारे के विश्व के प्रभाव के साथ अवगत, यानी कि वो जान पहचान में आए।
जिन्होंने देश के समाज सुधारक और राष्ट्रीय जागृति के कार्य में खूब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि जिन्होंने देश में और समाज सुधारक अन्य कोई नेताओं थे और राष्ट्रीय जागृति के कार्य भी खूब महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। समाचार पत्रों, टार, डाक और रेलवे से भारत के लोग एक दूसरे के नज़दीक आए। यानी कि समाचार पत्रों, तार, डाक और रेलवे से भारत के लोग एक दूसरे के नज़दीक यानी कि एक दूसरे के संपर्क में आए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और ये स्वाध्याय प्रश्न 1। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, आप सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिख सकते हैं। और प्रश्न 1 क्या करना है आपको, प्रश्न की तैयारी करनी है, वो भी एग्जाम के लिए।